खून का एक कतिया कई जानें बचा सकता है। सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होती, इसके साथ हेमेटोलॉजिस्ट जो है वो उनको रेगुलरली देख भी रहा होता है। यूनाइटेड नेशन में वॉलंटियर की हैसियत से भी काम करे तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। खाने में तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अम्मी की बिरयानी। ये ग्लो आपसे पूछूंगी किस तरह आएगा? बिल्कुल। क्योंकि मेरा तो फिलहाल मेकअप से आ रहा है। नहीं। हमने इतनी सीरियस फाइट की थी, हम लोग बोल रहे थे कि यार ये बहनें हैं। और जो कराची की और इसके अलावा जो साइली पट्टियां हैं ओरमाड़ा की इसके अलावा आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहेब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज 14 जून है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खून अतिया करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है, यानी कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे आज मनाया जा रहा है। और इसी मुनासिबत से कोट ऑफ द डे में शामिल करूंगी कुरान मजीद की सूरह माइदा भी है, जिसमें कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इस ख़ास दिन के मौके पर लोगों में शऊर पैदा करने के लिए इस टॉपिक पर लाजमी बात करेंगे कि आखिर हम किस तरह थैलेसीमिया से बच सकते हैं। अब कुछ बात हो जाए बिपरजॉय की, जो कि समंदरी तूफान इस वक्त साइक्लोन में तब्दील हो चुका है। इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मेरे पीछे जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, ये इस वक्त बिपरजॉय की सिचुएशन है। करंट आप देख सकते हैं, जो पट्टी आपको इस वक्त नज़र आ रही है, इस तरफ कराची है, इस तरफ भारतीय गुजरात है और ये दरमियान में ये साइक्लोन मौजूद है। कराची से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर इस वक्त ये है और जो शहर इससे मुतासिर हो सकते हैं उनमें बदीन है, ठट्ठा है, सजावल है, इसके अलावा केटी बंदर है। और कल का बताया जा रहा है कि कल ये भारतीय गुजरात और इस साहिली पट्टी से ये टकराएगा और आज और कल तेज़ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। अभी ये मनाजिर आप देख रहे हैं, इस तरफ खुशदार भी है, कंबर भी है, सखर भी है, नवाबशाह भी है। खैर, इस हवाले से डिटेल्स में आपसे मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले शामिल करते हैं बड़ी खबर। बिपरजॉय समंदरी तूफान से साइक्लोन में तब्दील, अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में तेज़ हवाएं, परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर। 60,000 अफराद के मुतासर होने का खदशा। मुतासरा इलाकों से हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। कोई मुकाबिल नहीं, दूर तक बल्कि बहुत दूर तक कराची की हमदानी सिस्टर्स ने साबित कर दिखाया। नेशनल गेम्स में दोनों बहनों के आगे कोई टिक न पाया। ताइक्वांडो में नाम बनाने वाली नक्श और फरसीन हमदानी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर दानिश मुराद के लिए बड़ा एजाज। सैलाब के दौरान खिदमात का आलमी सतह पर एतराफ़। अक़वाम मुत्तहिदा ने बेहतरीन 8 रज़ाकारों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। और खून का एक अतिया कई जानें बचा सकता है। आज खून अतिया करने से मुतालिक आगाही का दिन है और थैलेसीमिया से मुतासर बच्चे आपके अतियात के मुंतज़िर हैं। ये तो थी वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज मैं बात करूंगी और इसके साथ साथ ट्रेंड्स पर भी मैं आपको अपडेट करूंगी। साइक्लोन बिपरजॉय ये टॉप ट्रेंड में शामिल है। समंदरी तूफान जिस पर लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मोस्टली लोग ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, सूरत हाल बेहतर रहे। समंदरी तूफान कराची से तकरीबन 350 और ठट्ठा से 330 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है, मगर ठट्ठा की साहिली बस्ती में तूफान के असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। शहर में तेज़ हवा के साथ हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। इंतज़ामिया ने अतराफ़ के गाँव खाली करा लिए हैं। महकमा मौसमियात ने जुमेरात से हफ्ते तक बारिशों की पेशगोई भी की है और इस ट्रेंड में अब तक 38,000 अफराद अपने ट्वीट्स कर चुके हैं। तो ये जनाब सिचुएशन है। कल कहा जा रहा है कि आज रात कल ये साहिली पट्टी से टकराएगा और भारतीय गुजरात और इस तरफ कराची मौजूद है। मैं थोड़ा सा आपको इस मैप से समझा भी देती हूँ। ये आपको ये साइक्लोन तो नज़र आ रहा है, इस साइक्लोन के इस तरफ कराची मौजूद है, हैदराबाद, नवाबशाह, उमरकोट, बदीन, यानी कि ये वो शहर हैं कराची के जो कि इससे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। केटी बंदर, बदीन, सजावल, हैदराबाद, उमरकोट, नवाबशाह, इनके मुतासर होने का खदशा है। और ठट्ठा से ये 330 किलोमीटर दूर है और कराची से 20 किलोमीटर मज़ीद यानी कि दूरी अभी, यानी कि 350 किलोमीटर। और दूसरी जानिब आप ये मनाजिर देख रहे हैं ये इस साइक्लोन के, यानी कि
राइट साइड पर भारतीय गुजरात मौजूद है, यानी कि इस पट्टी से ये टकराएगा। वहाँ पर भी सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने इंतजामात किए हैं। हमारे यहाँ क्या इक़दाम उठाए गए हैं ये जानने के लिए सालिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, बेपो जो तूफ़ान जो है साइक्लोन इस वक्त बहर अरब से गुजर रहा है। अभी जो ताज़ा अदाद-ओ-शुमार अभी जो महकमे मौसमियात ने जारी किए हैं उनके मुताबिक जो तूफ़ान जो है अब कराची से 350 किलोमीटर के फासले से गुजर रहा है, जबकि इसकी जो सिमत है वो शुमाल की जानिब है। और जो कहा यह जा रहा है कि शाम तक इसकी सिमत जो है वो मशरक़ की तरफ मुड़ जाएगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी है जिसमें केटी बंदर है, सुजावल है, बदीन है, उसको वो अफेक्ट कर सकता है। वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया है, वहाँ से हटा जो माहिगीरों की बस्ती थी वहाँ से लोगों को हटा दिया गया है। लेकिन दूसरी जानब जो कराची शहर में आज जो साइक्लोन के असरात वो नज़र आना शुरू हैं, क्योंकि आज शहर में आज सुबह से ही जो है शहर में बादल जो है बादलों की घटा छा गई थी, जो तेज़ हवाएं चल रही थी। इसके अलावा समंदर भी काफ़ी बिखरा हुआ है, हाई टाइड्स हैं यहाँ पर। अब वो पानी जो है दीवार से बाहर आ रहा है बार बार, और इसकी वजह से हाई टाइड जो समंदर की जो सतह है 4.5 से 5 फीट जो है वो बुलंद हो चुकी है। दूसरी जानब थोड़ा सा अपने कैमरामैन को कहिएगा कि वो आगे की तरफ मूव करेगा, और ताकि हम ये देख सकें कि लहरें कितनी ऊंची हैं, समंदर कितना बिखरा हुआ है, ताकि लोगों को एहसास हो कि हमें इस तरफ नहीं जाना। जी बिल्कुल, हम कैमरे से जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हाई टाइड्स की वजह से पानी उसका बाहर निकल रहा है। अगर मेरे कैमरामैन हसन भी आपको दिखा सकें कि ये समंदर की जो लहरें हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर अब आ गई हैं। ये दीवार के करीब जो सेंटर जो है या जो रोड है उसके बिल्कुल सामने की बिल्कुल बराबर की इसी सतह तक के वो पानी की लहरें जो पहुंच चुकी हैं, यहाँ से बिल्कुल सामने क्लियर नज़र आ रही है। और जो हाई टाइड्स होने की वजह से जो पानी है उसका गायब बाहर निकल रहा है, जिसके नतीजे में जो है अब यहाँ पर लोगों के आने जाने पर भी जो पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन बदकिस्मती का मामला ये है कि शहरी जो है वो तूफान देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और यहाँ मेरे आसपास भी शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता शब भी पुलिस से कार्रवाई करते हुए दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर 17 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके उनको गिरफ्तार तो किया था। लेकिन कराची के शहरी बात सुनने में नहीं आ रहे, मानने में नहीं आ रहे। हुकाम आते हैं, पुलिस हुकाम यहाँ आती है, उनको भगाते हैं यहाँ से, लेकिन थोड़ी देर में लोग फिर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। दूसरी जानब अगर शहर की बात की जाए तो यहाँ डिफेंस के जो इलाके हैं, डिफेंस के फेज़ 4 फेज़ 5 के जो मकीन है उनको भी घर खाली करने के हवाले से DHA के इंतजामिया ने कहा है, ताकि बारिश के बाद अगर तूफ़ानी सूरत हाल हो, क्योंकि आपके इल्म होगा कि जो डिफेंस की जो सड़कें हैं वो कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से ड्रेनेज की जो लाइनें डलवाई जा रही थी उसकी वजह से वो खुदी हुई है, तो वहाँ के लोगों को निकाला जा रहा है वहाँ से। जी सही। अच्छा सालिक, मुझे ये बताएगा कि अभी क्या सूरत हाल है यहाँ पर? क्या खड़ा किया गया लाइफ गार्ड्स को भी एहतियातन, और इसके साथ साथ जो कोई नाका लगाया गया है, रास्ता तो बंद किया गया था, पुलिस एहलकार मौजूद है? जी पुलिस एहलकार यहाँ आते हैं, गश्त करने के बाद वापस चले जाते हैं, लेकिन शहरी मंचले जो हैं वो कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढते हुए साहिल तक पहुँच ही गए हैं। जो CBU का जो मरकजी साहिल था उसको तो गुज़श्ता 3 रोज़ से बंद किया हुआ है, लेकिन 2 दरिया की जो साहिली पट्टी है वो मुकम्मल तौर पे वो ओपन है। यहाँ पर लोग मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें, अगर राइट हैंड पर भी यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, लोग बाइकों पर आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए। यहाँ पर उससे पहले DHA की इंतजामिया के लोग भी यहाँ पर पहुँचे थे, वो भी यहाँ से लोगों को भगा रहे थे। लेकिन होता यह है कि पब्लिक सुनती नहीं है, थोड़ी देर बाद फिर लोग फिर जमा हो जाते हैं। हुकाम यही करें कि उन्होंने लोगों को मना किया है, रास्ते भी बंद किए हैं, लेकिन पब्लिक कहीं ना कहीं चोर रास्ता ढूंढने वाले का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि पब्लिक खतरे से खेलना चाहती है, और इस तरह के मोमेंट्स को भी वो एडवेंचर समझते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंसानी जान बड़ी कीमती है। एहतियात करनी चाहिए। जब हिदायत जारी की गई है तो उसको सीरियस लेना चाहिए। और अभी ये जो सिचुएशन है उसके मुताबिक लहरें, कहा जा रहा है कि अब दीवार से बाहर रोड की तरफ आ रही हैं, इंतजामात भी किए गए हैं, और वो इलाके जो साहिली पट्टी के बिल्कुल आगे मौजूद है, वहाँ से लोगों के इनकला का सिलसिला भी जारी है। और अभी ये समुद्री तूफान साइक्लोन में तब्दील हो चुका है। मैं चाहूँगी कि हम जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी कांटेक्ट करें और उनसे जानें कि आखिर इंतजामात इसके अलावा मज़ीद क्या किए जा रहे हैं, क्योंकि बारिश स्पेशली कराची शहर में बड़ी जहमत बन जाती है। तो सालिक, आप मेरे साथ ही में मौजूद रहिए, मैं आपसे मज़ीद भी जान, और अब इसी हवाले से हम मज़ीद सूरत हाल जानने के लिए ठट्ठा का रुख करेंगे, और वहाँ पर इंतजामात क्या हैं, सिचुएशन क्या है। नज़ाकत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नज़ाकत, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ केटी बंदर के कोस्टल हाईवे पे। आपको बताएं कि इस वक्त जो समंदरी तूफ़ान के जो आसार नुमाया हो रहे हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। मैं इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ वहाँ भी बूंदाबांदी हो रही है। अगर मेरा कैमरामैन आपको देखा है कि इस वक्त जो है ना यहाँ पर जो साहिली इलाके के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो ज़रूरी मुआशी जो में नारियल के फार्म भी है। आप ये एक नारियल का फार्म है, यहाँ
जहाँ से भी लोग नकल मकानी करके जो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। आपको बताएं कि जो समंदरी तूफ़ान के बायस जितने लोग जजीरों में फंसे थे उनको भी रेस्क्यू ऑपरेशन करके निकाला जा रहा है। जो पाक बेरिया के जो जहाज़ है वो खुले समंदर में जो माहीगीर शिकार करने के लिए गए थे उनको निकाल कर जो महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। खारोशान के करीब जो खुले समंदर में 64 से ज़्यादा माहीगीर थे जिन्हें पाक नेवी के जवानों ने रेस्क्यू करके किनारों पर ले आए। उनकी वापसी बखूबी हो चुकी है। और जो इस वक्त दीगर जजीरों में भी जो लोग फंसे हुए उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। समंदरी तूफ़ान के हवाले से आप बात की जाए कि इस वक्त जो है ना जो मुख्तलिफ साहली इलाकों में तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो आसमान वो भी उस पर काली घटाएं छाई हुई है। मौसम इस वक्त बारिश का हो गया है। जगह जगह के मुख्तलिफ जो इलाके वहाँ पर हल्की हल्की बारिश होने के इतलात भी मिल रही है। इस हवाले से आपको बताएं कि इस वक्त जो मुख्तलिफ शहरों जो जजीरों मुख्तलिफ देहातों से जो लोग वहाँ मुकीम थे उनको नकल मकानी करके जो कैंपों पर लाया जाएगा। ठीक है, नज़ारे साथ रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि पेश के इंतजाम किए गए हैं कि बारिश की सूरत हाल नज़र आ रही है और जितने भी यहाँ पर मौजूद थे रिहायशी उनको कैंप्स में मुंतकिल किया गया है, यहाँ से निकाला गया है। और हम नज़ाकत से मज़ीद भी सूरत हाल जानते रहेंगे। सालिक भी हमारे साथ हैं। सालिक, मुझे ये बताएगा कि शहर में इंतजाम क्या किए गए हैं, स्पेशली चूँकि कहा जा रहा है कि हैवी रेनफॉल हो सकता है आज और कल 15 से 17 के दरमियान, तो इस हवाले से निकासी आपके लिए क्या कुछ किया जा रहा है शहर में? जी, हुकूमत की जानिब से तो ये कहा गया था कि उन्होंने पेश के इंतजाम करते हुए जो कराची शहर के जो बरसाती नाले हैं उनकी सफाई का अमल उन्होंने शुरू करवा दिया था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कराची के जो नाले हैं वो तंग होने की वजह से और वो ओवर फ्लडेड होने की वजह से जो खास करके जो सेंट्रल के जो इलाके हैं वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। हुकाम भी इस बात को मान रहे हैं कि शहर में जो आने वाली जो बारिश है उसकी वजह से मरकज़ी जो इलाके हैं, बस्ती के जो इलाके हैं सेंट्रल के, वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि 100 मिलीमीटर की बारिश वो काफ़ी है इस शहर को डुबोने के लिए। और दूसरी जानिब जो समंदर का जो पानी का जो निकासी का जो निज़ाम है, समंदर ऑलरेडी बिखरा हुआ है, तो जो पानी जो ड्रेन होकर जो समंदर की तरफ आएगा वो वापस रिटर्न जाएगा, जिसकी वजह से शहर के जो मुज़ाफ़ाती इलाके और ख़ास करके जो सेंट्रल के इलाके वो बहुत ज़्यादा मुतासर होने के खदशात है। हुकाम तो ये अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं कि वो तमाम सिचुएशन को कॉप अप कर लेंगे, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो ये बता रहे हैं कि शहरियों को एक मरतबा फिर इस बारिश के पानी में डूबना पड़ेगा और डूब के गुजरना पड़ेगा क्योंकि शहर इसके अलावा कोई इंतजाम नहीं है। क्योंकि पानी जहाँ से जिसका ड्रेन होना है वो समंदर ऑलरेडी उसकी एक सतह बढ़ चुकी है और यहाँ की दीवार तक वो आ चुका है। जो ड्रेन के जो पाइपलाइन है उस पाइपलाइन से ऊपर पानी अब आ चुका है। इसी वजह से शहर को जो पानी के जो निकासी का निज़ाम है वो बहुत हद तक डिस्टर्ब रहेगा जब तक ये समंदर उतरेगा नहीं। शहर का ये पानी यहाँ पर समंदर पता चल रहा है कि ये भी मतलब यहाँ पर भी पानी ऊपर आ चुका है। इसके अलावा जो नाले हैं या फिर जिस तरह आप नदी वाले रोड से गुजरते हैं वहाँ पर भी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है जब बारिश होती है, वहाँ भी पानी ऊपर आ चुका है। मैं इस हवाले से आपसे मज़ीद भी बात करूँगी। साकिर, ये क्या कुछ किया जा रहा है? इस वक्त हमारी सिंध धरती एक शदीद तूफ़ान का सामना कर रही है, लेकिन कोई शक नहीं कि अल्लाह के वलियों की बरक़ात हमेशा मौजज़ात दिखाती हैं और ख़ास तौर पर कराची में मुकीम कई नस्लें सदियों से इस बात पर यकीन रखती हैं कि यहाँ पर मौजूद अहले बैत के जो जलीलुल क़दर मौजूद हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार मौजूद है जिसकी वजह से ये शहर किसी भी तरह की आफत से बच जाता है। इसी पर बात करने के लिए मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आंधी हो, तूफ़ान हो, जलजला हो, ऐसी किसी भी आफत के हवाले से कहा जाता है कि इसके पीछे अल्लाह की हिकमत होती है। कुरान इस्लाम क्या कहता है इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह के जलजले, तूफान, सैलाब ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आते हैं। बैक वक्त ये आजमाइश भी होते हैं और कई दफ़ा ये अजाब की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं और कई दफ़ा इंसानों के दर्जात को बुलंद करने का जरिया भी होते हैं। खुदा की कुदरत की निशानियाँ होती हैं और ये मुख्तलिफ किस्म के इसके असबाब और अवामिल हुआ करते हैं। अब किस मौके पर ये अजाब की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, किस मौके पर ये आजमाइश की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की के इल्म और अल्लाह की हिकमत के मुताबिक होता है।
असल जो करने का काम इस मौके पर होता है वो ये है कि इस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू किया जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही रजू, तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ साथ माफ़ी भी मांगी जाए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात मुबारका में ये बात शामिल है कि जब आंधी आया करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक बदल जाया करता था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि बाज़ औक़ात इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेचैनी के असरात आ जाया करते थे कि कभी घर के अंदर तशरीफ लाते थे, कभी घर से बाहर तशरीफ ले जाते थे और बार बार अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते और दुआएं मांगते, रुजू, इस्तिग़फ़ार, तौबा का एहतमाम। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम थे, उनसे तो कोई गुनाह सरज़द ही नहीं हुआ, लेकिन वो क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये सारी आंधी वगैरह मारूफ हद से आगे ना बढ़ जाए। ये है करने का काम और असल सुन्नत। और इस मौके पर मैं एक अहम नुक्ता ये ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ बाज़ लोगों के जहनों के अंदर तसव्वुर है कि सिंध धरती बुजुर्गों की, औलिया की, सूफिया कराम की धरती है, लिहाजा वो सूफिया कराम हमको बचाएंगे, ये तसव्वुर, ये अकीदा बिल्कुल गलत है। कोई वली, कोई सूफी, कोई बुजुर्ग नहीं बचा सकता। हाँ, उनकी बरकतें ज़रूर होती हैं और उनकी बरकतों की बुनियाद पर हम उनकी तालीमात को इख्तियार करें, उनके अहकाम को, उनके पाक को इख्तियार करें। मगर ये कह दिया जाए कि फलाना मज़ार हमको ऐसा मुकम्मल बचा लेगा कि खुदा का तूफान और ज़ल्ज़ला और सैलाब नहीं आएगा, ये नहीं। सिर्फ अल्लाह बचाने वाला होता है, अल्लाह की ज़ात बचाती है, अल्लाह ताला ही सब करने वाले हैं। बेशक ये हम सबको अकीदा पुख्ता रखना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे ये बताएगा कि कुरान में बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा हमारी रहनुमाई कीजिएगा, किन मौक़ों पर जिक्र आया है आंधी का, तूफ़ान का, और ऐसे में क्या हालात और वाक़यात जो कि बयान किए गए? देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने किया है और यही असल काबिल गौर बात है। कुरान करीम के अंदर चीख का अजाब, कुरान करीम के अंदर हवा का अजाब, कुरान करीम के अंदर सैलाब का अजाब, कुरान करीम के अंदर तूफान का अजाब, कुरान करीम के अंदर जल्जलों का अजाब, ये मुख्तलिफ कौमों के हवाले से बयान किया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये अजाब कब आए। तो ये याद रखिए, जा बजा कुरान करीम के अंदर आया है जब नाप तोल में कमी होती है, हुकूकुल इबाद तल्फ किए जाते हैं, जब लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता है, जब लोगों के खुदा के साथ सरकशी और बगावत और नाफरमानी के मामलात आम हो जाते हैं, वक़्त के नबी की बात को नहीं माना करते, जब लोग एक दूसरे के हुकूकुल इबाद के अंदर हक तलफियाँ करना शुरू कर देते हैं, जब लोग तरका जायदाद के अंदर हक तलफियाँ करना शुरू कर देते हैं, जब लोग अल्लाह की मुखालफत और नाफरमानी पर हद से करास कर जाया करते, तो इन तमाम मौके पर अल्लाह के अजाब का तज़किरा कुरान करीम के अंदर जा बजा आया है। कहीं बदकारी की बुनियाद पर अल्लाह का अजाब आ रहा है, कहीं पर नापतोल में कमी की बुनियाद पर अल्लाह का अजाब आ रहा है। तो आज हमें गौर करना चाहिए, क्या ये सारे जराइम हमारे अंदर मौजूद हैं या नहीं है? तो इसका वाहिद जवाब ये है कि ये सारे जराइम, ये सारे के सारे गुनाह हमारे अंदर मौजूद हैं। ये तो फख्र मौजूद। और मुफ्ती साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा है। दूसरा, आप देखिए कि जब बिजली कड़कती है, बारिश होती है, तो बिजली कड़कने की जितनी हैबतनाक आवाज़ होती है, ये अल्लाह की पाकीज़गी बयान करती है, उसके वजूद का सबूत है। तो जब ये सब कुछ होगा तो जाहिर है ये सबूत, ये वजूद हमें नजर तो आएगा। ऐसे ही है बिल्कुल। और ऐसे ही मौके पर अगर अल्लाह की तस्बीह ये मुख्तलिफ कायनात की चीज़ें बयान कर रही हैं, तो ऐसे ही मौके पर हम सबको भी तो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए और ये जहन के अंदर रखना चाहिए कि अगर हम बच सकते हैं, हमारे लिए बचाव का कोई रास्ता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो ये सब कुछ करने वाले, उन्हीं के दामन रहमत के अंदर आ जाए। अगर अल्लाह का दामन रहमत हम थाम देंगे और इन गुनाहों से तौबा कर लेंगे, तो याद रखिए हम कामयाब हो गए। अगर हमने तौबा इस्तिग़फ़ार रुजू कर लिया, तो चाहे सच्ची बात है, ये जुमला सुन लीजिए, अगर उस सल्सले या तूफान के अंदर हम मर भी जाएं, तब भी हमारे दर्जात की बुलंदी का, गुनाहों के कफ़ारे का, शहादत की मौत का जरिया होगा। लेकिन अगर ये ज़ल्ज़ले और तूफान आए और वो चले गए, लेकिन हमने तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं की, तो भी हम नाकाम हैं। मुफ्ती साहब थोड़ा सा मैं चाहूँगी तरीका भी आप बता दें, क्योंकि आंधी आने के वक्त की दुआ तो हम लोग पढ़ते हैं,
लेकिन ये कब कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, नमाज के बाद पढ़नी है, नवाफिल अदा करके पढ़नी है, फ़र्ज़ अदा करके पढ़नी है, कैसे पढ़ा जाए? इबादत इस तरह के मौक़ों पर कैसे की जाए ख़ास तौर पर? बात तो ये है कि इस मौके पर भी रुजू इल्लाह करना चाहिए और रुजू इल्लाह के साथ साथ जो मसनून दुआएं हैं वो तमाम दुआओं का भी एहतमाम करना चाहिए। और इसके लिए कोई टाइम या कोई नमाज का या कोई सुबह का या रात का या दोपहर का वक़्त मुकर्रर नहीं है, बल्कि इसका असल वक़्त वही है जिस वक्त ये खतरा और ये तूफान और ये बादो बारां और जिस वक्त भी इस चीज़ का डर मौजूद हो। जैसा कि अब आजकल ये खतरात और ये डर मौजूद है अपने लिए या अपने मुसलमान भाइयों के लिए, चूंकि ये डर और खतरात मौजूद है, लिहाजा तसलसल के साथ उठते चलते कूदते इन तमाम मसनून दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। मुफ्ती साहब, आखिर में मैं चाहूँगी कि चूँकि अभी हमें तूफ़ान का सामना है, अभी इसने गुजरना है यहाँ से और 350 किलोमीटर दूर ये रह गया है, अगर आप दुआ फरमा दें तो हम सब के हक़ में अच्छा हो जाएगा। जी ज़रूर दुआ का एहतमाम कर लेना चाहिए और दुआ करने से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह इस तूफान के खतरे को ख़त्म फरमा और हमारी भी और हमारे तमाम अहले इस्लाम और तमाम इंसानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, रुजू करते हैं, तौबा और इस्तग़फ़ार का एहतमाम करते हैं। या अल्लाह हम अपने गुनाहों के मुक़िर और मुअतरिफ़ हैं, अपने गुनाहों का इक़रार और एतराफ़ करते हैं। या अल्लाह हमारे इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी रूहानी जिस्मानी गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी दुआएं मांगी हैं उन तमाम की तमाम दुआओं का अल्लाह हमें भी मुस्तहिक़ फरमा और हमारे हक़ में भी उनको कबूल व मंजूर फरमा। और अल्लाह इस तरह की तमाम तकालीफ से हमें, हमारे पड़ोसियों को, हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को और तमाम इंसानों को मुकम्मल तौर पर महफूज फरमा। और अल्लाह इस मौके पर जो हुज्जाज कराम मक्का के अंदर, मदीना मुनव्वरा के अंदर गए हैं, उनकी दुआओं में भी हमें शामिल फरमा, उनकी दुआओं की बरकत से भी अल्लाह हमें इन तमाम की तमाम मुश्किलात से मुकम्मल तौर पर नजात और हिफाजत अता फरमा और इस तूफान को भी ख़त्म फरमा, इस तूफान के रुख को तब्दील फरमा और इसकी तमाम शिद्दत को और सख्ती और कसरत को भी ख़त्म फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मजहबी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने दुआ भी फरमाई है। बहुत शुक्रिया आपका। सालिक हमारे साथ थे, आपका भी शुक्रिया। नज़ाकत आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम पर अपना रहम करे, अपना करम करे और ये तूफ़ान चला जाए, यहाँ से इसकी शिद्दत में कमी आ जाए और अगर बारिशें भी हों तो इस तरह जहमत ना बने कि किसी की जान जाए या सूरत हाल ख़राब हो। इसी दुआ के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। मेहमान हमारे बहुत ही प्यारे से नन्हे नन्हे मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ इस वक्त डॉक्टर मुनीर सादिक जो कि कंसल्टेंट भी हैं, फिजिशियन भी हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। मैं आपसे बात करूंगी क्योंकि आज खून अतिया करने का आलमी दिन है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है और मैंने इसको थैलेसीमिया से थोड़ा कनेक्ट किया क्योंकि हमारे थैलेसीमिक पेशेंट्स को खून की अशद ज़रूरत होती है, इनको तो डेली बेसिस पे खून चाहिए होता है, इसलिए मैंने कुछ इसको इसके साथ कनेक्ट किया है। तो इस पर हम लाजमी बात करेंगे कि आखिर क्या तरीक़ाकार है, हमें ब्लड कब कब देना चाहिए, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। एक तासुर है ना, खून देने जाएंगे तो कहीं बेहोश ना हो जाएं, जूस साथ लेके जाएं। क्या वाकई ऐसा होता है? कभी हुआ होगा किसी के साथ? वो सारी जो मिथ्स है ना एक बिला वजह की कि पता नहीं गिर जाओगे कुछ हो जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होता है। इस पर लाजमी हम बात करेंगे। इसी मुनासिबत से बड़े प्यारे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। ये छोटी सी मरियम फातिमा मेरे साथ बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और मेरे साथ मौजूद है उज़ैर बिलाल। बिल्कुल ठीक नाम लिया है मैंने आपका। जी बिल्कुल। खून का एक अतिया कई जानें बचा सकता है और मैंने अभी रिसर्च देखी है जिसमें मुझे बड़ी हैरत हुई
कि पाकिस्तान में 1.5 मिलियन ब्लड बैग्स हमें एनुअली चाहिए होते हैं, यानी कि एक साल में हमें 15 लाख के करीब जो खून है उसके बैग चाहिए होते हैं। पता नहीं ये नंबर हम पूरे कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। कई ऐसे लोग होते होंगे जो खून ना मिलने की वजह से अपनी ज़िंदगी से चले जाते होंगे। हक़ाइक़ क्या हैं, कितना इस पर काम हो रहा है और हमें उसमें अपना क्या किरदार अदा करना है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मुनीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये इतने ब्लड बैग्स हम अरेंज कर लेते हैं? पाकिस्तान में वॉलंटरी मतलब ख़ुद से ब्लड देने का जो रुझान नहीं है। इसकी वजह से होता ही है कि अक्सर उस सूरत हाल में लोग ब्लड डोनेट करते हैं जब कोई फैमिली मेम्बर को किसी वजह से ब्लड की अशद ज़रूरत होती है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में उस तरह से ब्लड की जो है वो किल्लत को पूरा नहीं किया जा सका। तो दुनिया भर में तो रुझान है कि वॉलंटरी लोग अपने बग़ैर किसी ज़रूरत के, बग़ैर किसी के हमारे किसी रिलेटिव को ज़रूरत है वो ख़ुद से जाके डोनेट करते हैं और उनके पास ब्लड के रिज़र्व मौजूद हैं। तो जब ब्लड के रिज़र्व मौजूद होते हैं तो इन केस ऑफ एमरजेंसी कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है तो वो हॉस्पिटल अपने ही फैसिलिटी से वो प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि वॉलंटरी बहुत से लोगों ने वो बैंक जो बना हुआ है ब्लड बैंक, उसमें ब्लड डोनेट किए हुए होते हैं। सही, चले मैं इस पर आपसे मज़ीद भी बात करूँगी क्योंकि हम लोग डरते भी बहुत हैं। एक तो रुझान तो बिल्कुल आप सही कह रहे नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को मालूम है लेकिन वो डरते हैं कि पता नहीं हमें क्या हो जाएगा, हम तो बेहोश हो जाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमने भी तो अपने काम करने, बहुत सारी चीज़ें। खैर ये मरियम मुझे बताएंगी कौन सी आप पढ़ती हो, आप कौन सी क्लास में? 1 क्लास में। तो आपकी टीचर का नाम क्या है? मिस रिजवाना। मिस रिजवाना। तो मज़ा आता है स्कूल में? फ्रेंड्स हैं आपकी? जी बहुत सारी। बहुत सारी? जी। तो अच्छा मरियम को डर तो नहीं लगता जब ब्लड आपको लगता है तो वो जब इंजेक्शन लगता है ना, एक सिरिंज लगती है, डर तो नहीं लगता उससे? नहीं। अब तो ब्रेव गर्ल हो गई है। जी। मुझे भी नहीं लगता, मैं भी आराम से लगवा लेती हूँ। पता है इसका क्या तरीका होता है? एक टिप मैं आपको देती हूँ। जब आपको ये पता हो कि आपको नीडल लगने लगी है, आपने एक लंबी सी सांस लेनी है। नीडल अंदर जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि नीडल अंदर चली गई। अब मुझे बताएगा उज़ैर कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। अभी नहीं पढ़ते? नहीं, हॉस्पिटल जाना होता है, मेरा मसला बहुत बढ़ गया है। ओह, तो क्या कितनी बार हॉस्पिटल जाना होता है आपको? महीने में 3-4 दफ़ा जाना होता है और ब्लड भी नहीं है। अभी बहुत ब्लड का मसला हो रहा है, ब्लड भी नहीं है और जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल जा नहीं सकता हूँ। ये चश्मा तो लगा के दिखाओ पहले मुझे, इतना प्यारा चश्मा, ये लटका तो नहीं रहेगा? ओए ये तो हीरो लग रहा है। नाज़रीन देख लें आप, ये बच्चा इतना क्यूट, इतना प्यारा। लेकिन बिलाल अगर आप मंथ में 3 से 4 दफ़ा आपको जाना होता है तो 4 छुट्टियां भी तो आती हैं, हफ्ते में 1 छुट्टी मिलती है स्कूल से, तो स्कूल तो जा सकते हो आप। लेकिन हर बार छुट्टियां करें तो ऐसा सही नहीं होता है। नहीं हर बार नहीं ना, आप संडे के संडे ऐसा डॉक्टर साहब मुमकिन होता है? जी हमारे पास मुमकिन है। असल में इन पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ इनकी रेगुलर चेकअप भी होता है, क्योंकि सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होती, इसके साथ हेमाटोलॉजिस्ट जो है वो इनको रेगुलरली देख भी रहा होता है। और हेमाटोलॉजिस्ट इसलिए देखता है क्योंकि जो थैलीसीमिया के अपने कम्प्लिकेशन है उनको पे भी नज़र रखी जाए। और जब पेशेंट को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है तो उस रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं आयरन ओवरलोड, मतलब जिस्म में आयरन जो है वो ट्रांसफ्यूजन के साथ बार बार ट्रांसफ्यूजन करने की वजह से आती है। तो उस कम्प्लिकेशन को भी मैनेज किया जाता है और उसके साथ साथ उसकी मेडिसिन भी जो है ना वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। अच्छा वेरी सॉरी टू से, मैंने किसी को बात करते हुए सुना कि हमारे मुल्क में तो डॉक्टर्स को खुद नहीं पता होता कि वो माइनर है या मेजर है या क्या है। उन्होंने अपना भी चेकअप नहीं कराया होता, तो वो पेशेंट्स का क्या ख्याल रखेंगे? क्योंकि मेरे सामने से एक स्टोरी गुजरी थी, मुझे बड़ा दुख हुआ उसको सुन के। एक साहब थे, उनके बेटे को आयरन की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी मिलती रही कि जब वो बोन मैरो के लिए गए तो डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी बॉडी में 11,000 के करीब आयरन की क्वांटिटी जा चुकी है, जो कि आई थिंक सो 140-160 के करीब हमारी बॉडी में नॉर्मली होती है। कुछ ऐसे फिगर्स थे। तो मतलब डॉक्टर्स ने ये मैनेज नहीं किया या उनको आइडिया नहीं था कि इसकी आयरन की इतनी ज़्यादा ये सफिशेंसी हो रही है, तो ऐसा भी मुमकिन होता है? देखिए वैसे आयरन सफिशेंसी नहीं होती, कुछ बीमारियां होती हैं, हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं, मोरूसी बीमारियां होती हैं जिसमें जिस्म में जो है वो आयरन कंजर्व होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली हम जो आयरन लेते हैं उसका एक बैलेंस होता है और वो बैलेंस जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उतनी आयरन रहता है और बाकी जो आयरन है वो जिस्म से खारिज हो जाती है। हीमोक्रोमेटोसिस एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें थैलीसीमिया से हट के जो है वो जिस्म में आयरन स्टोर कंजर्व होना शुरू हो जाते हैं, यानी सेव होना शुरू होते हैं। और दूसरी अगर हम सेकेंडरी काजेज़ की बात करें, यानी ऐसी बीमारियां जिनमें
जो है आयरन स्टोर बढ़ जाते हैं वो थैलीसीमिया है, क्योंकि इसमें हमें खून की मुस्तकिल ज़रूरत होती है और जब आप खून बाहर से लेके लगाते हैं तो उसके साथ आयरन स्टोर जो है वो बढ़ जाते हैं और उस पे जहाँ थैलीसीमिया को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है वहाँ इस कॉम्प्लिकेशन को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मैंने अभी डॉक्टर्स की बात की है, क्योंकि मैं बरतानिया के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो वहाँ पे एक साल में बल्कि 300 कुछ थैलेसेमिक पेशेंट्स हैं, यहाँ पे लाख से ऊपर चली गई है तादाद। सबसे बड़ी वजह कज़न मैरिजेस हैं जिसकी वजह से ही होता है। फिर हम शादियों से पहले अपने टेस्ट भी नहीं कराते हैं, डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता, वो भी नहीं अपने टेस्ट कराते क्या? नहीं, देखिए इसमें बुनियादी चीज़ जो है ना वो लेजिस्लेशन की है, यानी कानून साजी की है। जब तक कानून साजी नहीं होगी ये चीज़ इसको हम रोक नहीं सकते। और कानून साजी इस चीज़ की हो कि मैरिजेस से पहले जो है वो स्क्रीनिंग हो, और स्क्रीनिंग में कुछ बुनियादी, जब हम CBC का टेस्ट करवाते हैं, ये ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उससे ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये पेशेंट थैलीसीमिया का है कि नहीं है। अच्छा, उसमें भी थैलीसीमिया में भी जो आगे टाइप्स होती हैं वो माइनर है, इंटरमीडिएट और मेजर है। माइनर वाले वो पेशेंट होते हैं जो खुद तो थैलीसीमिया के जीन के कैरियर होते हैं लेकिन उनको सिम्टम नहीं होते। तो मेल और फीमेल अगर दोनों थैलीसीमिया माइनर होंगे तो उनमें ये चांसेस हैं कि उनके बच्चे जो आगे होंगे वो मेजर हो सकते हैं। तो थैलीसीमिया माइनर खुद तो बीमारी के साथ नहीं होता, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर थैलीसीमिया माइनर होंगे तो उससे चांसेस हैं कि बच्चे थैलीसीमिया मेजर हो सकते हैं। तो उसमें CBC एक बुनियादी टेस्ट होता है, उससे हमें अंदाज़ा होता है। उसके बाद फिर हम जो अगर उस डाउट की बुनियाद पे एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसकी बुनियाद पे हम कंफर्म करते हैं कि थैलीसीमिया माइनर तो नहीं है। तो अगर प्री मैरिटल जो है वो आपकी चेक ये होना शुरू हो जाए तो थैलीसीमिया के चांसेस पाकिस्तान में जो है वो कम हो जाएंगे। मुझे ये भी समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ एक अगर पोलियो का पेशेंट निकल आए तो खबर चल जाती है कि फ़लाने इलाके से फ़लाने शहर से एक पोलियो का केस रिपोर्ट हुआ है, लेकिन हमने कभी अनफॉर्चुनेटली ये रिपोर्ट नहीं किया कि इस शहर में इतनी तादाद में थैलेसेमिक पेशेंट्स मौजूद हैं, तो यहाँ पर स्क्रीनिंग अवेयरनेस कैंपेन ज़्यादा तेज़ी के साथ चलाई जाए। एक और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, हमारे लिए एजाज़ की बात है, बोल के लिए एजाज़ की बात है। अक़वाम मुत्तहिदा के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सालाना इजलास में बोल न्यूज़ के रिपोर्टर दानिश मुराद, जिनको बड़ा एजाज़ मिल गया है, दानिश मुराद भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दानिश, सबसे पहले तो बोल न्यूज़ और पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको ढेरों मुबारकबाद। कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो बहुत बेहतरीन हो रहा है मेरे लिए, मेरे कम्युनिटी के लिए, मेरे जो बोल फैमिली है उसके लिए बहुत एजाज़ की एक बात है। न सिर्फ मेरी कम्युनिटी के लिए बल्कि ये एक ऐसा एजाज़ है जिसमें मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ व क़ारिब, इन सब के लिए ताहयात ये एक ऐसी एक अचीवमेंट है जो शायद ज़िंदगी भर हमारे लिए जो है बाइस फ़ख्र बनता रहे। बहुत खुशी की एक बात है, बहुत एजाज़ की एक बात है, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि आप और मेरी बोल कम्युनिटी के लिए, बोल के साथ साथ जो सहाफ़ती कम्युनिटी है उन तमाम अफराद के लिए भी। अच्छा दानिश, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी को जानती हूँ ना, आप भी हमारी कम्युनिटी के ही हैं। जब किसी को कोई ऐसा एजाज़ मिलता है ना, सबसे पहले उससे पूछा जाता है या बताओ तो सही तुमने कैसे काम किया था, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसको भी कैसा एजाज़ मिले, उसके घर वाले भी फ़ख्र महसूस करें। थोड़ा बताएंगे आपने, मतलब कुछ आउट ऑफ द वे तो किया होगा ना, तभी आपको ये एजाज़ मिला है। कितनी मुश्किलात पेश आई? बिल्कुल दुरुस्त कहा, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना पड़ता है। ये हुआ ये था कि 2019 में कुछ वॉलंटियरिंग के लिए कुछ लोग चाहिए थे यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर्स को, तो बहैसियत एक रज़ाकार मैंने भी अपनी खिदमात जो है वो उनको पेश की कि मैं अपनी खिदमात, मैं भी आपके साथ इन तमाम चीज़ों पर जो है वो इंसानी फलाह बहबूद में काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे जो है उस हवाले से लिया। सिर्फ मैं नहीं था, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग थे, हम 9 के 10 लोग थे बलूचिस्तान से। तो हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों पर पहले रज़ाकाराना तौर पर काम किया, जिसमें CNIC बनाना था, जिसमें लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल के हवाले से आगाही देनी थी और दीगर चीज़ों के हवाले से, उमूर के हवाले से। तो ये तो हुआ यहाँ पर। फिर उसके बाद ये फेज़ जो ख़त्म हुआ तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम बतौर रज़ाकार अपनी खिदमात जो है वो सरअंजाम देने लगे। एक और बात मैं यहाँ पर वाज़ेह कर दूँ कि पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा आपको वॉलंटियर मिलेगा। वो इस तरह के, अगर आप गाड़ी चला रही हैं, कहीं चलते चलते आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो बहुत सारे लोग रुक कर आपके साथ आपकी हेल्प करेंगे। तो ये भी वॉलंटियरिज्म है, ये भी रज़ाकाराना खिदमात हैं। इसके साथ हटकर आप किसी से अगर पानी मांग लेते हैं, वो आपको पानी जो है वो दे देता है, ये भी खिदमत है, ये भी रज़ाकाराना एक खिदमत है। बतौर सवाब की नीयत से आप ये काम भी करते हैं, लेकिन ये भी जो है वो रज़ाकाराना एक खिदमत है। इसी तरह आप चल कर कुछ भी आप कर लेते हैं। पाकिस्तान में वही, मैं दोबारा से वही करूँगा कि हर दूसरा बंदा वॉलंटियर है, रज़ाकार है। लेकिन ये जो एक एजाज़ है, ये जो है वो मुझे सैलाब के दौरान जो हमने काम किए थे लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उनको राशन की फराहमी में या दीगर जो चीज़ें उनकी बहाली के कामों में, तो इस हवाले से ये जो है वो मुझे एजाज़ मिला है। बिल्कुल दानिश, अब देखिए 8 रज़ाकार
रज़ाकार हैं जिनमें आपका नाम भी आया, ये बड़ी बात है, क्योंकि रज़ाकार तो बहुत सारे हैं। हम तो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त कौम है कि हमारे में खिदमत का जज्बा है। हम लोग तो जगह दे देते हैं कि आप पहले आ जाएं, हम बाद में कर लेंगे, कोई गिरा हो हम रुक जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रज़ाकार हैं जो कि चाहेंगे कि उनको भी किसी ऐसे एजाज़ से नवाजा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा से आपका राब्ता किस तरह हुआ, ये बताइए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हमारे यहाँ पर सब खिदमत खल्क के जज़ाने हुआ ये कि जब 2019 में उनके कुछ लोग थे हमारे साथ राब्ते में, तो ये इस तरह हुआ कि उनको कुछ लोग चाहिए थे खिदमत के लिए, लोगों की फलाह बहबूद और उनको चीज़ों को के हवाले से उनको मालूमात देने के लिए। तो ये इस तरह हुआ कि उनके वेबसाइट्स पर कुछ चीज़ें आई थी कि नीड वॉलंटियर्स, वी नीड वॉलंटियर्स। तो ये इस तरह हुआ कि वहाँ पर आपने अप्लाई किया था एज अ वॉलंटियर। यूनाइटेड नेशन में हर कोई चाहता होगा कि वो सिर्फ अगर यूनाइटेड नेशन में वॉलंटियर की हैसियत से भी काम करे तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो इस तरह हुआ 2019 में उनके वैकेंसीज आई थी। वैकेंसीज तो नहीं कह सकते, अलबत्ता वो समाजी काम ही होते हैं, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको ऐसे रज़ाकार मिले और आपने, ठीक है। बहुत शुक्रिया दानिश, बिल्कुल मजीद आप तरक्की करें, इसी तरह हमें भी फ़ख्र महसूस कराते रहें। हम तो साथ काम कर ही रहे, ऐसे करते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा जी जनाब, अब मैं आ जाती हूँ। ये छोटी सी जो डॉल मेरे पास बैठी हुई है ना, इतने प्यारे पिंक कलर के कपड़े इसने पहने हुए हैं। मुझे ये बताओ मरियम कि घर में मम्मा के साथ खेलती हो, घर में कैसे रहती हो? घर में बस ऐसी मम्मा के साथ कभी काम करवा लेती हूँ। अच्छा, हेल्प भी कराती हैं आप? जी। वेरी गुड। कैसे काम कराती हैं आप, हेल्प कैसे कराती हैं? अगर मम्मा को पानी भरना हो तो बोतलें लेके जाती हूँ, पानी भर लेती हूँ। वेरी नाइस। कितनी प्यारी बच्ची है ये, देखा अपनी मम्मा की हेल्प कराती है। और उज़ैर आप करते हो हेल्प? जी। कैसे? जैसे कि हम हर एतवार को ना संडे को सफाई करते, जैसे कोई बेड इधर रखना है ऐसे करते तो मैं हेल्प कराता हूँ। आप बेड उठा लेते हो छोटे से? मैं अकेला थोड़ी रहूँगा। अच्छा। मैं पूरी फैमिली, हम अम्मी तो किसी को जाने ही नहीं देती, कहती है यही करो, आज मेरे साथ काम कराओ, कल चल जाना, कल चल जाना, और हम सब मिल के काम करते हैं। तो खाने में क्या अच्छा लगता है आपको? खाने में तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी अम्मी की बिरयानी। ओए, ये कराची का बच्चा है भाई, इसको बिरयानी अच्छी लगती है। बड़ा अच्छा लगा है मुझे इन दोनों से मिलके। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट जिसके थ्रू मतलब आप कनेक्टेड भी हैं, किस तरह काम हो रहा है, और जो मैंने पहले बात की कि लोग जो डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा खून देने से, मैसेज आप दे दें उनको भी साथ। देखिए, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रही है। उसमें से एक सेक्टर जो है वो हेल्थ केयर का सेक्टर है। और हेल्थ केयर के सेक्टर में एक तो इनके पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पर इनके हॉस्पिटल्स हैं। कराची के इनके 3 जगह पर इनके बड़े हॉस्पिटल हैं, और इसके अलावा डुडियाल में भी इनका एक बड़ा हॉस्पिटल है। और मेन जो इनका काम है उसमें जो है वो एक वेलफेयर के काम में फ्री थैलीसीमिया केयर है, और थैलीसीमिया का एक हमारा हॉस्पिटल के अंदर सेंटर भी मौजूद है। तो जो लोग डरते हैं उनको मैसेज दे दे जल्दी से। मैसेज सिंपल ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर बंदा कर सकता है जो 18 साल से 60 साल की उम्र के दरमियान है, हेल्दी है, 45 किलो से ज़्यादा उसका वजन है, कोई उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं है, दिल की बीमारी, जिगर की बीमारी है, गुर्दे की कोई बीमारी नहीं है, यानी सब ब्लड दे सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई डॉक्टर आपको मना ना करे। तो खुदारा दे, इन बच्चों को ज़रूरत है आपकी। इसके साथ ही एक ब्रेक लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया, खुश रहो हमेशा। एक ब्रेक लेते हैं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त बड़े ज़बरदस्त मेहमान भी मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हसीन नौजवान जिनकी जिल्द चमकती है और लोगों को मशवरे देते हैं कि आपने ये लगाना है तो आप ऐसा ग्लो करेंगी ना कि जलवे देख के लोग आपके हैरान रह जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर खुरम। अस्सलाम वालेकुम सरिश, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे लग रहा है कि आज जो मैंने टॉपिक रखा है वो आप, अगर आप स्क्रीन पे लोग देख रहे हो जो आपने कपड़े पहने हैं, जो आपके चेहरे का शेड आ रहा है, एग्जैक्टली वही चीज़ हम करें, पिंक एंड वाइट ग्लो। मतलब समझे कि देखिए, मैं ये ग्लो आपसे पूछूंगी किस तरह आएगा, बिल्कुल, क्योंकि मेरा तो फिलहाल मेकअप से आ रहा है। नहीं मुसलसल काम और बेसुकूनी हमारी सेहत के लिए शदीद खतरा है। कहते हैं ना, अगर आप कुछ भी कर लें, डाइटिंग कर लें, एक्सरसाइज कर लें, अच्छा खा लें, लेकिन अगर आप सो नहीं रहे ना, प्रॉपर 8 आवर्स की आप नींद नहीं ले रहे, तो आपकी सेहत ठीक नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो महंगाई ने पहले ही ज़हनी कोफ्त का शिकार बना दिया, वहाँ पर ये बड़ा मसला है कि कम मुआवजा और ज़्यादा काम, ऐसे में नींद और सुकून ना होने से ज़िंदगियों को शदीद खतरात है।
सही कह रही हैं डॉक्टर खुरम? बिल्कुल। जो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लोग समझते हैं कुछ दवाएं खा लेंगे, कुछ ट्रीटमेंट करा लेंगे, जब तक आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, जब तक आपकी ग़िज़ा नॉर्मल नहीं है, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नींद ये नहीं होती कि अब 2 घंटे ली फिर बिजली चली गई, फिर मच्छर आ गए, तो वो पानी नहीं है घर में, तो उससे आप बड़े साइकोलॉजिकली जितने डिस्टर्ब होते हैं। तो आपके आजकल जो आप देखते हैं यंगस्टर्स में भी बाल झड़ रहे हैं, स्किन, यंग लड़कियाँ लड़के स्किन बिल्कुल सैग हो गई है, ठीक है। अच्छा, और आपके अंदर एनर्जी नहीं है, तो उसकी वजह ये कि प्रॉपर नींद नहीं होती। आप अच्छा देखिए, जिम भी जा रहे हैं ना, अगर आप जिम जा रहे हैं और आपकी प्रॉपर नींद नहीं है, तो फिर आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, देखिए हम लोग जिस जनरेशन के हैं ना, मैं तो खैर बहुत एक्टिव थी, अब भी बहुत एक्टिव हूं, लेकिन अब ये जो नई जनरेशन आ रही है ना, जो गैजेट्स का बड़ा इस्तेमाल कर रही है, उनको मैंने देखा है ना, उनकी नींद पूरी होती है, सारी रात तो मोबाइल देखते हैं, दिन में वो थोड़ा बहुत सो लेते हैं क्योंकि पढ़ने भी जाना होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, कोचिंग सेंटर्स में। सुस्त है, इंतहाई सुस्त है। देखिए, एक तो बहुत एप्लीकेशंस आ गई हैं, वहीं पे खाना मंगा लिया, जंक फूड मंगा लिया। अच्छा, पेरेंट्स क्या करते हैं, मैं इवन एक खातून से मैंने बात की, मैंने कहा वो बच्चा मोटा हो रहा था, थोड़ा अनहेल्दी था, मैंने कहा ये गेम्स खेलता है? हाँ, गेम्स तो बहुत सारे खेलते हैं, ये देखिए इसके पास इतने सारे गेम्स हैं, वो मोबाइल में बता रही है। मैं उसको कह रहा हूँ कि आप उनको, मैं लिटरली मैं कह रहा हूँ गेम्स खेलते हैं, मैंने उनको कहा गेम्स में इसको एक्टिव करें ना, बहुत एक्टिव है गेम्स में। तो ये देखिए, ये सारे गेम्स जो अपलोड हुए हुए, तो वो वाले गेम्स की बात नहीं हो रही है। आप जितना एक्टिव होंगे, बच्चों का मूवमेंट बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हालात बहुत खराब हैं, अकेले बच्चे नहीं जा सकते, आप थोड़ा सा टाइम निकालें उनके साथ, स्कूल में टाइम होता है। अच्छा, घर में बच्चों की एक्टिविटी हो, और उनको जंक फूड जो है ना, फॉरन एप्लीकेशन से आपने ऑर्डर किया और रोजाना पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और वो ड्रिंक सारे पी रहे हैं, वो थोड़ा उसको रोकना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी खाना खाएं खुद। अच्छा, होता क्या है, पेरेंट्स खुद वो इजी कर रहे होते हैं ना, तो बच्चे फौरन उसको अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब होता है जब इस तरह की किसी भी कोई भी डेफिशिएंसी होती है ना, उसका सबसे पहला इफेक्ट आपके फेस पे आता है। कम पानी पिएंगे मुंह सूज जाएगा, कम सोएंगे मुंह सूज जाएगा, अगर नहीं प्रॉपर नींद लेंगे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, स्किन स्वेलिंग आ जाएगी, बिल्कुल एक्नी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, होती है एक्नी। अच्छा, मेरी खैर वेरी सॉरी, आज आपको मेरी आवाज थोड़ी भोंडी लग रही होगी उसकी वजह ये है, कराची में शदीद गर्मी है। शदीद गर्मी में वैसे कहते हैं कि पानी हमेशा रूम टेम्परेचर पीना चाहिए। आपने ठंडा पिया? मैंने ठंडा पिया, ठंडा पानी दिल चाहता है एकदम से ना, ये करता है, लेकिन हब्स इतना है यहाँ पर, बारिश पता नहीं अल्लाह करे हो जाए, लेकिन जहमत ना बने, पसीना। जी बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि वो लोग जिनको ये स्किन के इश्यूज हो रहे हैं, चाहते वो ग्लो हैं, बिल्कुल, मैंने तो उन्होंने करनी नहीं है, क्या करें वो? सर आपने बड़ा बिल्कुल क्लियर कर दिया। देखिए, जब तक आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, ठीक है, पानी सही तरह नहीं पिएंगे, पानी मतलब 8-10 ग्लास, ठीक है, फ्रूट खाएं। अब हर कोई बात करो, बात करने से पहले लोग अच्छा वो बर्गर्स ले लेंगे हज़ारों रुपए के, सब एक कप दूध में महंगाई याद आ जाएगी। महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई गवर्नमेंट की साइड नहीं ले सकते, आपके बड़ी अच्छे हालात है, दूध की नहरें बह रही है, बहुत महंगाई है, मगर आप बजट के साथ चले ना। अच्छा, एक्स्ट्रा चीज़ें आप कट डाउन कर दें, थोड़ा फ्रूट खाया करें, थोड़ा सब्जियां खाया करें, घर का काम खुद किया करें। एक्सरसाइज के लिए ये नहीं कि आपको जिम ही जाना है, महंगे वाले जिम की मेंबरशिप नहीं लेने की ज़रूरत, और बहुत महंगे आपको गैजेट्स नहीं चाहिए, बहुत महंगे आपको शूज़ नहीं चाहिए। सिंपल चीज़ें लें, घर में काम करें, खवातीन थोड़ा पोछा लगाएं, एक कमरा तो चुन के लगाएं। आप सारे वो काम बता रहे हैं जो करने से खवातीन को मौत आती है। जी, और समझे कि मॉपिंग ये खड़े होके नहीं होती, एक अगर आप कोई आपके पास मेड भी आती हैं, पूरे घर का काम करती हैं, एक कमरा तो आप बैठ जो पोछा बैठ के लगता है ना जी, मेड्स को अगर आप देखें वो पोछा वो ट्विस्ट होता है ना, वो पूरा ट्विस्ट हो जाती है, ठीक है, और आपकी पूरी मसल की मूवमेंट होती है। अच्छा, सेकंड चीज ये होती है, हम लोग समझते हैं कोई क्रीम लगा लेंगे, कोई विटामिन खा लेंगे तो बस कुछ नहीं होता, जंक फूड खाते रहो, पूरी रात जागते रहो, दिन में सोएंगे। बताती हूँ, दिन मुझे भी ये जोश आया था, मैंने कहा नहीं आज तो सफाई मैं करूंगी, यकीन करें पूरे घर की मेड्स का नहीं कि मेड्स की हिम्मत है, एक दिन अगर आप करें ना और आपको आदत नहीं है, ऐसे सर चकराने लगता है आपको कि आपने आज पता नहीं क्या किया ऐसा। तो स्टैमिना चाहिए, प्रैक्टिस होती है रोजाना, 3-4-5 दिन में तो आपकी बॉडी को आदत भी हो जाती है, उन लोगों की बॉडी को आदत होती है, बॉडी को आदत हो जाती है ना। अच्छा देखिए, आपने अक्सर खवातीन को देखा होगा जो घर का काम भी करती हैं, वो बहुत दुबली नहीं होती, मतलब नॉर्मल होती हैं, क्योंकि वो उनकी बॉडी यूज्ड टू होती है। एक्सरसाइज में भी यही बात बताते हैं कि आप जो उसको चीट करें, आप रोजाना एक ही एक्सरसाइज अगर करेंगे तो आपकी बॉडी वहीं स्टैगनेंट हो जाएगी, रुक जाएगी। चीट करना है, आज
ट्रेडमिल होगी, आज एलिप्टिकल होगा, आज वेट आप ज़्यादा उठाएंगे, तो इसमें वेरिएशन बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, खाने में भी वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ाना अच्छा खाना खा रहे हैं, आप रोज़ाना ही फ्रूट्स ज़्यादा खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो आपके अंदर डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, हड्डियाँ आपकी भुरभुरी हो जाएंगी, दांत झड़ने लगते हैं, आई साइट वीक हो जाती है। और ख़ास तौर पर लड़कियों का एक बहुत आपने इशू देखा होगा यंग एज में, ये आई बैग्स बहुत होने लगे हैं। ये इसकी वजह क्या होती है? एक वजह ये है कि पानी और थोड़े जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं वो बहुत पीती हैं, नमक एक्स्ट्रा छिड़क के खाना। ठीक है, थर्ड चीज़ बहुत अभी भी हमारे यहाँ क्या है कि लोग, बहुत सारे लोग बताते हैं घर में आके कि जी सर्दियों में तो एक आपके यहाँ चलता है गीज़र, मगर गर्मियों में भी लोग उसको ऑन रखते हैं। ये कहाँ होता है? जी ये मैं रोजाना होता है। ये आपके यहाँ होता है? नहीं मेरे यहाँ नहीं होता, मगर मैं पेशेंट्स का बता रहा हूँ। कराची के इस गर्मी वो कहते हैं हम गीजर नहीं बंद करते हैं, पानी गर्म ही चाहिए। ठीक है, वाटर डिस्पेंसर का मैंने ऑन किया हुआ है, लेकिन गीजर तो ये इम्पॉसिबल बात है, धूप से इतना गर्म हो जाता है। धूप से इतना गर्म हो जाता है, मगर लोग गीजर से ही अभी तक गीजर भी चलाते हैं सर्दियों गर्मियों में भी वो, और गर्म पानी से मुंह धोते हैं, गर्म पानी से बेदिंग करते हैं, उससे एक तो आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई। मैंने तो डॉक्टर साहब की सुना है कि पानी हमेशा फेस पे ठंडा लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम लोग कहते भी हैं कि आइसिंग करें आप, ठीक है, स्प्लैश करें, ठंडा पानी मुंह पे डालें, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आइसिंग किया करें। आइसिंग बहुत जरूरी है। लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि आइसिंग क्या होता है। अच्छा, लोग क्या करते हैं, आइस क्यूब लिया और डायरेक्ट मुंह पे लगा लिया। मैंने एक इंडियन एक्ट्रेस को देखा था, वो बकायदा एक कपड़ा लेके उसमें आइस डाल के अपने चेहरे पे आहिस्ता आहिस्ता मेकअप रूम में बैठ के लगा रही थी। तो जो लोग स्किन की केयर करते हैं वो कहीं भी बैठे हों, कहीं भी बैठे कर लेते हैं। अच्छा, और कपड़े में मलमल के दुपट्टे में या टिश्यू में लेकर ही आपको लगाना चाहिए। लोग डायरेक्टली लड़कियां लगाती हैं, जैसे आपको आग से स्किन जलती है उस तरह बहुत ठंडे से भी आपके बर्न होता है। तो आप कभी भी नहीं आइस डायरेक्ट लेके लगाया करें। ये एक बड़ी अच्छी आपने टिप बताई। अगर टाइम आपके पास, अगर आपको शौक है तो आप कहीं भी टाइम निकाल लेते हैं। लोग कहते हैं आइसिंग का टाइम नहीं है। नहीं कहीं पे भी। आप आज लेके क्या आए हैं तो बताइए। जी, एक बड़ी जबरदस्त सी एक टिप है, और मैं चाहूंगा कि सैरिश आप इतनी ग्लो करती हैं, रोज आती है, मगर आप ये चीजें लेके जाए। नहीं नेचुरली कर रही हैं। देखिए, अच्छा मैं आपको सिंपल चीजें एक बता रहा हूँ, और तमाम खवातीन के लिए पूरे पाकिस्तान में एक तो लिमिटेड चीजें हैं मगर घर पे भी बना सकती हैं, उसको अल्टरनेटिव बताऊंगा। ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहले ये है बकरी के दूध की क्रीम। ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करें, थोड़ा मुश्किल होगा, आप बकरी का दूध लें। ठीक है, तकरीबन 1 पाव, वो पूरे 1 महीना चलेगा। ठीक है, उसको फ्रिज में रखें। ठीक है, पहले बॉईल करें, फ्रिज में रखें, उसके 5 पोर्शन कर लें, 1 पाव के 5 पोर्शन। ठीक है, अच्छा जब उसके बाद आपने जितना आपको क्रीम बनानी है वो हिस्सा आपने गर्म किया, ठंडा होने के बाद उसमें डाला आपने गुड़, लेनोलिन और ग्लिसरीन। ठीक है, और उसके अंदर ऐड किया गुड़ ब्राउन वाला देसी गुड़। ठीक है, क्रश करके लेनोलिन एक चीज आती है, आपको शक्कर भी यूज कर सकते हैं, जो क्रश हुई भी शक्कर होती है गुड़ की, ब्राउन वाली। हाँ, व्हाइट वाली ना करें, है ना, ब्राउन वाली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैगरी जिसे कहते हैं। बिल्कुल, हाँ, वो जैगरी, बिल्कुल वो कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि ब्राउन शुगर हो गई, गुड़ हो गया, लेनोलिन है, ग्लिसरीन है, और उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में यूकलिप्टस ऑयल। ठीक है, और उसको अच्छी तरह से खूब मिक्स करके उसको खूब पकाएं। जब वो पकने लगे तो उसके अंदर आप डालेंगे जब बिल्कुल ठंडा होने लगे, चूल्हा आपने बंद किया, 2 से 3 चुटकी मीठा सोडा, एंटीसेप्टिक है। ठीक है, तो बड़ी जबरदस्त एक क्रीम। ये क्रीम ऐसे बनी, ये आप बिल्कुल आप ये सूंघे इसको, और आप लगाएं, बल्कि अभी लाइव आप हाथ पे लगा के देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, और ये आपने तैयार की। ठीक है, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती, एक पोर्शन में करें। ठीक है, ये आपने क्रीम तैयार की। सही है। ठीक है, और ये नाइट क्रीम है, डे क्रीम है? ये 3 टाइम्स अ डे आपकी क्रीम है। इसके अंदर मैं जो क्रीम बना रहा हूँ, इसको लगा के आप बाहर भी जा सकती हैं। सही है। इसको लगा के आप अगर मेकअप करना है तो पहले ये लगाएंगी, किचन में जाना है पहले ये लगाएंगी, नाइट, डे, पिकनिक, पार्टी, सारी क्रीम आपकी है। ठीक है, 3 टाइम्स डे आप ये लगाएंगे। अच्छा, ये क्रीम आपने, मैं अभी थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, अगर आप मिक्स करके आप खुद पूरी बनाइए घर में। ठीक है, ये आप पूरा एक डिब्बा, ये ना, एक तो ये हो गया। ठीक है, ये आपके पास रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर हम डालेंगे क्रीम। आप बाजार में जाएं, उनसे कहें मुझे विटामिन सी, कोजिक एसिड और लेटेस्ट सॉल्ट है अल्फा आर्बिटेट, ALPHA अल्फा आर्बिटेट। ठीक है, वो क्रीम लें, और ये देखिए, ये मैंने मिक्स की, जितनी क्रीम ये है उतनी ही ये मैं ऐड करूंगा। ठीक है, अब ये दोनों क्रीमें मिक्स करके आपने क्या किया, इसको अच्छी तरह से मिक्स, मैं हाथ से मिक्स करता हूँ। ये देखिए,
ये बड़ी ज़बरदस्त सी क्रीम है। अच्छा मैं इसको अभी आपको लगा के दिखाऊंगा हाथ पे, ठीक है। अच्छा ये क्रीम आपकी डे एंड नाइट क्रीम है। मेकअप आप करना हो, किचन में जाना हो, सनस्क्रीन की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी खुशबू आप सुनेंगे कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है। आपने क्रीम ली, खुशबू भी अच्छी है बहुत अच्छा। और देखिए आप बिल्कुल स्टिकी नहीं होगी ये पूरा फेस। अच्छा फेस ये है, ये नहीं है फेस, पूरा फेस, नेक, नेप ऑफ द नेक। एक खातून की कॉल आई अभी मुझे शेखपुरा से, उन्होंने कहा गुद्दी क्या होती है। अब गुद्दी गुद्दी कहते रहते तो गुद्दी ये होती है, ठीक है। नेप ऑफ द नेक, गुद्दी ये होती है, ठीक है। अच्छा पंजाब में गुद्दी यूज नहीं होता ना, हाँ, नहीं करते हैं, तो वो उनको होगा कि गुद्दी क्या होती है। गुद्दी मुझे समझ में नहीं आता, अभी उन्होंने मुझे परसों फोन किया, थप्पड़ भी लगाना हो तो कहते हैं गुद्दी में लगाएंगे थप्पड़। हाँ तो वो अभी उनका परसों फोन आया, उनका मुझे सारी चीजें समझ में आती हैं। आप एक चीज बताते हैं कि पूरा चेहरा, गर्दन और गुद्दी, तो गुद्दी क्या है? तो गुद्दी ये है, ठीक है जी, नेप ऑफ द नेक। अच्छा ये लगाएंगे हम, ये लगाया आपने, देखिए क्रीम आपने ली और पूरे चेहरा, गर्दन, गुद्दी, हाथों, ये देखिए एब्जॉर्ब हो गई है, सही, ठीक है। और ये लगा के आप पूरे चेहरे पे भी लगा सकती हैं। लगाई आपने, इसी के ऊपर मेकअप करें, सही। इसको आप आई एरिया में एज अ प्राइमर भी यूज होगी। बिल्कुल जी, आपकी डे नाइट सनस्क्रीन, एंटी एजिंग, एंटी एक्नी, सब कुछ है इसमें, सारी चीजें रिफ्रेशिंग है, रिजुविनेटिंग है। और ये लगाते रहे और इसके ऊपर आप मेकअप करेंगे। और साथ में बल्कि मैं चाहता हूं कि हम बोल के जरिए धमाका कर दे भी धमाका। मैं चाह रहा हूं कि एक टैबलेट आप ये लेके जाएंगी सरिश, और आप डेली यूज करेंगी। एक अभी आप खाएं। अच्छा मैं खा भी लूं अभी? आप खाएं, ये देखिए, ये नाश्ता ब्रेकफास्ट किया है, नहीं किया नहीं, कुछ कर लें तो अच्छा है। कुछ खाया आपने? बिस्किट, कोई बात नहीं, आपको जबरदस्ती करेंगे। देख लीजिएगा, आप तो घर चले जाएंगे। नहीं, कुछ भी नहीं। ये देखिए, ये पिंक वाइट आप एक लेंगी। अच्छा जी, और ये आप पानी के साथ लेंगी। अच्छा, और ये पानी अपना लूंगी। अच्छा पानी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पानी के साथ लेंगी। और इसको आप डेली लेंगी फॉर 1 मंथ। ओके, ठीक है। और आप ये करेगी क्या? ये करेगी क्या, इसके अंदर है फ्रेंच मेरीटाइम एक्सट्रैक्ट। ये एक लेटेस्ट हर्ब है जो आपको, एक तो ग्लूटाथायोन हम लोग बड़ा मशहूर है, उसके इंजेक्शन लगते हैं जी, ग्लूटाथायोन वाइटमिन। मैंने खा लिया नाजरीन, मैं बता दूं, मैंने खा ली है। मजे से देखिए माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश और लग रही है वैसे। अच्छा नहीं, इतनी जल्दी नहीं, ज्यादा हो गया। अच्छा देखिए वो क्या हुआ सरिश, आपने ये अगर आप डेली खाएंगे, ग्लूटाथायोन जो होता है उसके इंजेक्शन बड़े ज़बरदस्त होते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप चाहते हैं ग्लो आए तो बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके अंदर विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, कोलेजन। मगर जब आप ओरली खाते हैं ना ग्लूटाथायोन, तो आपकी बॉडी में वो एक्सक्रीट हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर है फ्रेंच मेरीटाइम एक्सट्रैक्ट जो एक लेटेस्ट सॉल्ट है, और इसके साथ है विटामिन सी, सिलिकॉन, तमाम जो एसेंशियल विटामिन, ये आपकी बॉडी में एवरी डे, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे जाएगा। तो आप देखिए नेचुरली एक तो एंटी एजिंग होगी। और अच्छा, जब आपकी स्किन अच्छी होती है, 1 मंथ ही क्यों खाना है, उसके बाद कितने टाइम? नहीं 1 मंथ मैंने इसलिए कहा कि आप 1 मंथ लेंगी, फिर मैं 1 मंथ से पहले आपको दोबारा मिलके फिर 1 मंथ के लिए दूंगा। जी मेरा मतलब कोर्स जी, आपका पूरा 6 मंथ चलेगा ये। अच्छा, बिल्कुल सही सवाल है कि 1 मंथ नहीं, आप इसको कम से कम 6 मंथ जरूर करें, ठीक है। और आप इसके साथ, इसके अगर कोई और कंडीशन है, आपको कोई लिवर की कोई प्रॉब्लम है या प्रेगनेंसी है, तो भी इस पे कोई इशू नहीं है, मगर आप डॉक्टर से फिर भी पूछें उसके लिए, ठीक है। मगर बाकी आप नॉर्मली कोई एज ग्रुप, मुझे तो खिला दिया आपने, मैंने तो जी, आप ही डॉक्टर हैं मेरे। जी बिल्कुल, कोई नहीं नहीं, आप कल इससे अच्छा शो करेंगी, देखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब। ये पिंक वाइट है, ये अगर आप गोरे और ग्लोइंग दिखना चाहते हैं तो ये खाएं, जल्दी बूढ़े नहीं आप होंगे, डॉक्टर खुरम की तरह जवान रहेंगे आप। उसके बाद ये क्रीम है जस्ट ग्लो, जो ग्लो लाएगी आपके फेस पे, आपको हाइलाइटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे स्किन ग्लो करेगी। उसके बाद जनाब ये क्रीम है जो बकरी के दूध की है, और ये आपकी 3 टाइम्स अ डे की क्रीम है। जब मुंह धोएं वॉशरूम में रख लें, साथ ही लगा लिया करें, ठीक है जी। तो ये खरीदने के लिए क्या करना है ये भी बता दें। नहीं, खरीदने के लिए सस्ती चीजें हैं या महंगी चीजें हैं? आप यकीन करके लोग हैरान रह जाएंगे कि कितनी सस्ती है। बहुत ही रीजनेबल है, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। अगर कोई मसला होता है तो हमें कांटेक्ट भी करें, और आप इसको ट्वाइस अ डे यूज करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, और ये सिर्फ आप ख्याल करें कि ये नहीं कि आप 6 महीने के बच्चों को अम्माएं लगाना शुरू करें। नहीं, हाँ बिल्कुल, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, वो दिखा के वो फॉर्मूलाज नहीं बर्दाश्त कर सकते। नहीं बिल्कुल, 10 साल से ऊपर होना बच्चों को। ठीक हो गया, ओके। चलिए डॉक्टर, मूवीज देखते हैं आप? ईद आ रही है, बिल्कुल जी बिल्कुल, ईद आ रही है, और ईद पे आपको पता है कि हम लोगों ने तफरी के लिए कहीं ना कहीं तो निकलना होता है। तो तकरीबन 10 के करीब पाकिस्तानी फिल्में सिनेमाओं की जीनत बनने जा रही हैं, जिनमें 6 उर्दू हैं, 3 पंजाबी हैं, 1 इंग्लिश मूवी रिलीज होने जा रही है। तो एक आर पार है, बेबी लिशियस है, VIP है, तेरी मेरी कहानियाँ, ये भी है, मैंने ट्रेलर देखा है तेरी मेरी कहानियाँ का, और अल्लाह यार है, मद्दारी है,
कराची की बदअमनी के टॉपिक पर बनाई गई क्राइम थ्रिलर फिल्म है मदारी, जो कि रिलीज होने जा रही है। इन्हीं सब पर बात करने के लिए फिल्म क्रिटिक कामरान जावेद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान, ये माशाल्लाह इतनी सारी मूवीज हैं, कौन सी ब्लॉकबस्टर होने वाली है? वालेकुम। पहला मसला ये है कि इतनी सारी फिल्में जब एक साथ आती है ना तो स्क्रीन ऑक्यूपेंसी हो जाती है कुछ ज्यादा। तो इतनी सारी फिल्म्स पाकिस्तानी सिनेमा के बाय द नंबर ऑफ स्क्रीन्स, सही है, ये इसके अंदर ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कोई भी फिल्म कमा के जाए। ब्लॉकबस्टर तो बहुत दूर की बात है। 150 स्क्रीन अगर आप डिवाइड करेंगे 7 मूवीज के अंदर, और तकरीबन 10 तो नहीं है, वैसे 7 ही आएंगी मुश्किल से, मगर आपका बॉक्स ऑफिस तो कहीं किसी का नहीं दिखता। अच्छा कामरान, मैंने ये तेरी मेरी कहानियां को स्पेशली देखा है, क्योंकि वहाज अली आजकल बड़े हिट हुए हुए हैं तेरे बिन ड्रामे की वजह से। तो उनकी ये मूवी जिसमें आई थिंक माविश हयात के साथ हैं, तो ये इसमें आई थिंक स्टोरीज है मुख्तलिफ, मतलब एक पूरी मूवी नहीं है, एक सीक्वेंस नहीं है, डिफरेंट स्टोरीज दिखाई गई हैं। ये जो सोचा गया इस मूवी को लेकर, स्क्रिप्ट जिस तरह लिखा गया, इसको आपने किस तरह देखा है? अच्छा जी, इसके तेरी मेरी कहानियां के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इसके सेट पे भी था दोनों। बेसिकली ये एंथोलॉजी है और इसके प्रोड्यूसर है सी प्राइम वाले। तो सी प्राइम एक यूट्यूब पे चैनल है। अच्छा। और ये शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं। आप अगर ये भी कह सकते हैं खासतौर पे कि ये शायद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स बनाने वाली एक यूट्यूब चैनल प्रोडक्शन कंपनी है ना। तो इसकी शुरुआत भी ये हुई थी कि ये एक शॉर्ट फिल्म थी, और उस फिल्म को बनाने के बाद, उसको देखने के बाद इन लोगों ने एक डिसीजन लिया कि एक काम करें, क्यों ना हम एक शॉर्ट फिल्म की जगह 3 शॉर्ट फिल्म्स को कंबाइन करके एक एंथोलॉजिकल फिल्म बना लें। अब तेरी मेरी कहानियां के अंदर ये बात है कि एक चीज कह सकते हैं आप, ये इसका प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, सही, ये हमें ईद पे पता चलेगा कि एक फिल्म जो पहली वाली है वो नबील कुरैशी ने बनाई है, जो नामालूम अफराद, एक्टर इन लॉ, कायद आज़म जिंदाबाद, वो हिरा मानी वाली, वो एक हॉरर कॉमेडी है। सही। सेकंड आपके पास है वो मूवी है, अच्छा तीनों का नाम अलग अलग है। का नाम है पसूरी, एक का नाम है हिरा मानी वाली, उसका नाम जिन महल है, और पसूरी जो सेकंड वाली जो आपने शरियार मुनव्वर जिसके अंदर है रमशा खान है, मरीना खान ने डायरेक्ट करी है, वो एक आपके पास डिफरेंट फ्लेवर लेके आती है। वो एक वेडिंग मूवी है, तो वो फ्लफ कॉमेडी रोमांस वेडिंग जो हम देखते हैं अमूमन, वो जरा सा लाइटर टोन आ जाता है। अच्छा, वैसे आपको तवक्कुआत किससे हैं कि जो मतलब ऑडियंस को, व्यूअर्स को पसंद आएगी? आपके ख्याल में वो कौन से? क्योंकि बेबीलिशियस भी मैंने उसका ट्रेलर भी देखा है, और आपको पता है सायरा और शहरोज इन दोनों की है, भले वो अलग हो चुके हैं लेकिन मूवी उनकी ये साथ उन्होंने जब थे तब की थी। उसके बाद मैंने जो एक मुख्तलिफ देखा है वो ये अल्लाह यार एंड दी 100 फ्लावर्स ऑफ गॉड, ये नाम बड़ा मुझे अलग सा लगा, इसके बारे में बताइए। अच्छा जी, मैं ये बताता हूँ कि इस बार वैरायटी बहुत है ना आपके पास। एक आपके पास एंथोलॉजिकल मूवी आ रही है, एक आपके पास जो आपने क्या कहते हैं बेबीलिशियस का है, बेबीलिशियस एक रोमांस ड्रामा है। आपके पास जो अल्लाह यार एंड 100 फ्लावर्स ऑफ गॉड है, वो पाकिस्तान की पहली 3D मूवी है। 3D इन द सेंस के एनिमेटेड 3D नहीं, मगर स्टेरियोस्कोपी जो हम 3D ग्लासेस के साथ देखते हैं ना, वो है, और एक एनिमेटेड मूवी है, सही। और जो समर हॉलिडेज के साथ भी आ रही है, तो ये इसको एज मिलना चाहिए। ये बच्चों के लिए तो नहीं है, ये जो 3D वाली है बच्चों के लिए है ना? बिल्कुल एनिमेटेड मूवी है, बिल्कुल ठीक है, एनिमेटेड मूवी है। अल्लाह यार के नाम से तकरीबन कोई 4 साल पहले एक मूवी आई थी, वर्ल्ड वाइड इसने बहुत अच्छा बिजनेस करा था, पाकिस्तान में भी करा था, उसी का पार्ट 2 कंटिन्यूएशन के। अच्छा, मदारी की कास्ट हमारे सेट पे आई थी, तो उन्होंने बताया कि इसमें कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, और ये आप घर वालों के साथ मूवी देख सकते हैं। कराची के इश्यूज को हाईलाइट किया गया, बड़ी मुनफरिद मूवी है, बड़ा अलग से बनाई गई है, इसको आपने किस तरह देखा है? अच्छा, मदारी एक बड़ी डिफरेंट मूवी है। लोग अमूमन आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये ऐसी टाइप की मूवी, कोई हाई बजट भी नहीं था इसका। हाँ, नहीं, अच्छी बात ये है मदारी के लिए, क्योंकि मदारी की कास्ट एंड क्रू को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ उनके। तो द थिंग इज कि दिस मूवी एक जो पढ़े लिखे फिल्म मेकर्स होते हैं ना, उन्होंने बनाई है। जो पूरी टीम है वो नापा से निकली है, कुछ जैबिस के निकले हैं, कुछ जो इनके डायरेक्टर है सिराज साल के, वो जैबिस के अंदर पढ़ाते भी हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक कोई पढ़ी लिखी टीम जो कहते हैं ना कि खास तौर पे फिल्म पढ़ा रहे हो, फिल्म समझते हो, वो लोगों ने बनाई है। तो आपके पास एक बड़ा एक डिफरेंट फ्लेवर आ रहा है। प्लस ये कोई चलिए आखिर में कामरान, आखिर में बस मैं ये बात करूंगी कि भले हमारी इकोनॉमी इस वक्त उस तरह से स्टेबल नहीं है, लोग इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि 10-10 फिल्में बन रही हैं, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोगों की तफरीह के लिए कि सामान होना चाहिए, थोड़ी सी खुशी आए चेहरे पर।
अच्छा चलिए, ये खुशी की बात शायद हो सकती है, मेरी नज़र में खुशी की बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि पहली बात देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या है कि आपके पास एक नंबर ऑफ सिनेमा की स्क्रीन है पाकिस्तान में, सिर्फ 150 है। 150 फिल्में अगर आप 7 फिल्मों में डिवाइड करते हो ना, सही है, प्लस साथ साथ कोई लेफ्ट ओवर फिल्म भी आपके पास हो, हॉलीवुड की आ रही हो, 8 फिल्में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका मतलब है अगर एक आपके पास 4 से 5 दिन का बॉक्स ऑफिस होता है ना कमाने का, वो 8 में डिवाइड हो जाएगा और 8 में भी प्रॉपर्ली नहीं होगा। इसके अंदर आप कुछ फिल्म को शोज मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, फिर ये एक बहस शुरू हो जाती है कि हमारी फिल्म को तरजीह नहीं दी गई डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जिबिटर्स के दरमियान। ये प्रॉब्लम के अंदर इंडस्ट्री को नुकसान होता है। अगर 3 फिल्में अगर आपके पास बड़ी आती हैं, हमेशा हमें सबको पता है इंडस्ट्रीज के अंदर, हम जो सब इंडस्ट्री वाले लोग हैं, कि 3 फिल्मों से ज्यादा एक सिनेमा यानी एक सिनेमा चेन या पूरे पाकिस्तानी सिनेमा 3 फिल्मों से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता एक ईद पे। तो जब 7 हो जाती है तो फायदा क्या हुआ? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। फिल्म मेकर्स ने पता नहीं फिर इस बात को क्यों नहीं सोचा, तो सभी ने एक साथ रिलीज करने का सोच लिया। सबसे बड़ी इशू इसमें ये भी बात है कि इस बार बहुत सारी फिल्म्स खुद इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। आर पार हो गई क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला, तो वो खुद कह रहे हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नहीं गए। बेबीलिशियस सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड है, मदारी सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसमें क्या हो रहा है कि आपकी स्क्रीन जो टूट रही है ना, उसमें कोई कमा नहीं पाएगा आपका। वैसे बिल्कुल जाहिर है, फिर ये जो इफेक्ट्स हैं ये तो फिर बर्दाश्त करने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कामरान, आप हमारे साथ। डॉक्टर खुर्रम आपका भी बहुत शुक्रिया, और मैं आपको फीडबैक दूंगी बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल नेक्स्ट वीक कल प्रोग्राम आप करेंगी और अच्छा वो ग्लो के साथ जी बिल्कुल। चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक। बड़ी हसीनाएं 2 प्यारी सी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, और नेशनल गेम्स कोयटा जिसने पाकिस्तान को खेल के मैदान में बहुत से हीरोज़ दिए हैं, वहाँ ये 2 हीरोइंस भी थीं जो ना सिर्फ ताइक्वांडो में कमाल करती हैं, खूबसूरत भी हैं, और माशाल्लाह से एजुकेशन भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त। इनकी तो एक की तो कंप्लीट हो चुकी है, एक की चल रही है अभी। मेरे साथ मौजूद हैं नक्श हमदानी, परसीन हमदानी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे तशरीफ़ लाई, और ताइक्वांडो की एक ही कैटेगरी में दोनों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई, यानी कुड़ियाँ छा गईं। अब मुझे ये बताएगा, नक्श और फरसीन, या फरसीन और नक्श? नक्श और फरसीन। फिर सही बताया मैंने। अच्छा, नक्श और फरसीन, आप माशाल्लाह आप तो फार्मेसी पढ़ रही हैं और आपने मास्टर्स किया है हेल्थ एंड फिजिकल साइंसेज में। ये कैसे मैनेज किया आपने पढ़ाई को साथ? काफ़ी टफ था, क्योंकि मॉम जो हैं वो टीचर थी गवर्नमेंट की, तो उन्होंने बोला कि आपने गेम करना है, आपने कुछ भी करना है, मगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो स्टडी है। तो उसकी वजह से वो छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन मैनेज फिर किया। हाँ, बहुत। तो फार्मेसी तो आई थिंक ज़्यादा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है एक्चुअली। मैं इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही हूँ लगातार 2 साल से, कंटिन्यू कर रही हूँ 2019 से 2016 से, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया क्योंकि मैं फार्मेसी कर रही हूँ और फार्मेसी का मेरा 4th ईयर है, और मैं लगातार इस्लामाबाद के ना हमारा कैंप कंडक्ट होता है। तो अभी मैं दुबई भी गई थी, फिर अभी मैं लास्ट ईयर मैंने 4th एशियन ओपन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है। तो हम पूरा साल कैंप करते हैं, मेरे लगातार टूर्स होते हैं, हमारे कैंप्स होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है, अटेंडेंस इशू बनता है, पेपर्स नहीं देने देते, पर वी हैव टू मैनेज सम हाउ। इंटर तक तो इजी था, पर यूनिवर्सिटी लाइफ और जब आप हेल्थ केयर डिग्री ले रहे होते हो तो स्पोर्ट्स और स्टडीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा दिखाइएगा अपने मेडल्स। ये नेशनल गेम्स में ही आप दोनों को मिले हैं ना? जी। और ये 3 है, 2 किसके हैं, किसका? ये 2 मेरे, और ये वापडा से खेलती है, मैं आर्मी से खेलती हूँ, तो हम दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट से खेलते हैं, तो लेकिन सेम कैटेगरी में खेलते हैं। और मैं मेडल्स भी कलरफुल हैं। पहले हम लोग सेम डिपार्टमेंट से खेलते थे दोनों, तो ये -53 खेलती थी, अब मैं और मैं -57 खेल रही थी। अच्छा। अब हमारे जब डिपार्टमेंट चेंज हो गए हैं, तो दोनों डिपार्टमेंट को पता है कि सबसे ज़्यादा एक दूसरे को कौन मार सकता है। अच्छा। तो अब दोनों एक वेट में खेलते हैं। तो आप दोनों आपस में भी खेलती हो, ट्रेनिंग करते हुए खेलती हो? ट्रेनिंग मैं पाकिस्तान कैंप में होती हूँ इस्लामाबाद में, और ये कराची में होती है, तो क्योंकि इसकी आपस में मुकाबला कभी हुआ है? जी, अभी हमारा मुकाबला ही तो हुआ है, मतलब पूरी नहीं वो तो हुआ है। ये घर में जो मुकाबले होते हैं, बहनों के बाल पकड़े तो एक दूसरे के वो वाले मुकाबले की बात नहीं, हम ऐसे नहीं करते। मगर हाँ, लोग कहते हैं कि बहनें हैं क्या खेलेंगी,
खेलेंगे बात नहीं। होता है ना कि जो स्किल्स आपके पास होती हैं फिर घर में भी आजमाई जाती हैं, जहाँ पे महसूस हो रहा हो कि ज़रूरत है। नहीं, असल में हम लोग बहुत मशहूर हैं हमदानी सिस्टर्स के नाम से ताइक्वांडो के अंदर, मतलब क्योंकि हम सिस्टर्स हैं और सबसे अच्छी प्लेयर्स हैं, तो हम काफ़ी प्यार ज़्यादा। चलिए बड़ी अच्छी तो बात हमारी है, जब प्यार है, बहनों में होना ही प्यार मगर- चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए अब आप लोगों के प्लान्स क्या हैं? इंटरनेशनल में मुल्क को रिप्रेजेंट करने के। फंड कौन करेगा? पाकिस्तान फेडरेशन करती है फंड। करती है। अभी तो नेशनल गेम्स हुए हैं, जैसे 34 नेशनल गेम्स हुए हैं, उसके अंदर जैसे हम लोगों ने सेम कैटेगरी में खेला है, तो हम लोग को वो है कि कमी है कि हम लोग ने एक ही ने खेलना है, क्योंकि हमने सेम कैटेगरी में खेलना है तो इंटरनेशनल भी एक ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप दोनों ने एक ही कैटेगरी को चूज क्यों किया? क्योंकि लाइक ये फनी स्टोरी है। नहीं, ये फनी स्टोरी है टू बी ऑनेस्ट। असल में हम दोनों अलग कैटेगरी में खेलते थे, लेकिन अब ये फिटनेस फील्ड में चली गई है। पहले थोड़ी हेल्दी थी, अब इसने वेट लॉस कर लिया है, तो अभी मेरे वेट पे खेलती है। तो पता है जब हमारी फाइट होने वाली थी ना, तो स्पेशली पब्लिक जमा हो गई थी, क्योंकि उन्होंने दो बहनों को लड़ते हुए देखना था और हम दोनों का प्यार। लोग कितना खुश होते हैं बहनें लड़ रही हों, और पाकिस्तानी कौम का प्रॉब्लम है। हाँ, हम फाइट से पहले हंस रहे थे, ये मेरे पास आई है कि मुझे पानी दे दो, मुझसे बैठकर, इवन कि हमारे उसमें भी चला है कि मुझसे आके बातें कर रही थी। और सब ये समझ रहे थे हम मारेंगे नहीं एक दूसरे को, लेकिन हमने इतनी सीरियस फाइट की थी। हम लोग बोल रहे थे कि यार ये बहनें हैं। हम लोग नहीं, गेम के अंदर वैसे भी जब हम ट्रेनिंग भी होती है तो हम लोग एक दूसरे को नहीं छोड़ते। सब लोग समझते हैं कि इसकी टीम जो वागनर टीम है वो समझ रही थी कि ये फाइट दे देगी, और आर्मी टीम समझ रही थी मेरी के मैं फाइट दे दूंगी। जो अपनी गेम से लॉयल होता है वो कभी कर ही नहीं सकता। हाँ, भले वो बहनें हो आपस में। इतनी ट्रेनिंग करते हैं और मैं पूरा साल तो अभी सोचा कि इसी कैटेगरी में आगे खेलते रहेंगे या चेंज करेंगे, कुछ क्या करेंगे? मैंने एज अ फिटनेस ट्रेनर परस्यू कर लिया अपना जो कैरियर है, तो उसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं है। मैं पहले एक जिम में थी, अभी दूसरे जिम में, और मैं पर्सनल ट्रेनिंग्स प्रॉपर्ली देखती हूँ, तो इसलिए अभी मेरा आगे का प्लान ज़्यादा नहीं है कि मैं टाइक्वांडो प्ले करूँगी। हाँ, मैं कोचिंग साइड पे चली जाऊँगी अब इंशाल्लाह। आपका है ये असल में मेरी वजह से थोड़ा कहती है अच्छा ठीक है तुम ये क्या बात हुई? आपकी अपनी क्वालिटीज है, आपने अपना गेम खेलना, उन्होंने अपना खेलना। सेम कैटेगरी में है ना, क्योंकि देखिए ट्रायल सेम कैटेगरी में, लेकिन लाजमी तो नहीं कि हमेशा आप दोनों के दरमियान मुकाबला तो हम लोग खेलेंगे। ज्यादातर जो बहनें होती है ना एक गेम के अंदर, तो उन दोनों के बीच मुकाबला जरूर होता है। उन दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होता है। तो अभी मेरी जैसे एशियन गेम्स आ रहे हैं, तो उसके अंदर ये तो फिर सेक्रीफाइस कर रही हैं आप अपनी बहन के लिए। नहीं, मैं सेक्रीफाइस मेरे लिए कर रही हैं आप, टू बी ऑनेस्ट। मेरा एक फिटनेस ट्रेनर की वजह से अब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही, मैं दूसरी फील्ड में चली गई। वो कह रही है मैं इसलिए नहीं कर रही, आप खुश ना हो फिर। मगर पेरेंट्स के बारे में बताया, आपके फादर भी इसी फील्ड से हैं? पापा अपनी यंग एज में खेलते थे, पापा ही हमें इंट्रोड्यूस करवाया। हाँ, वो कहते थे कि मैं नेशनल नहीं खेल सका, तो तुम लोग खेलो। हाँ, और वो कहते थे कि मेरी बेटियां मेरे छोकरे बनेंगी। छोकरे ओए ओए ओए। और अब हम इंटरनेशनल लेवल पे मैंने गोल्ड मेडल लिया है, इसने गोल्ड मेडल लिया है, तो हम मेडल्स लेते रहते हैं माशाल्लाह से। तो वो बहनें और भी हैं आपकी? और किसका इंटरेस्ट है घर में स्पोर्ट्स में? मेरी बड़ी बहन थी जो स्पोर्ट्स में थी, लेकिन अब उसकी वो क्या थी, शादी हो गई है उसकी। नहीं, ठीक है, तो न्यूज़ रिपोर्टर थी, वो भी मीडिया साइड थी, लेकिन भाई भी आपका? शादी हो गई। छोटा भाई है एक। अच्छा, छोटा भाई है। तो कैसे घर में टाइम कैसे स्पेंड करते हो फिर आप लोग फ्री होते हो? हम लोग घर के अंदर बहुत कम इकट्ठा होते हैं, क्योंकि सब जो मेरी एक बहन इंजीनियर है, एक भाई इंजीनियर बन रहा है, मेरी मम्मा गवर्नमेंट टीचर। हालांकि हम लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा, हम दोनों खुद मुश्किल से मिलते हैं। दोनों साथ बैठे हुए। लकीली हम साथ बैठे हैं। आप बताएं बल्कि स्पेशली कि आप माशाल्लाह फिटनेस ट्रेनर हैं आप। ऐसी कई लड़कियां इस वक्त आपको टीवी पर देख रही हैं जो ये चाहती हैं कि उनका वेट रिड्यूस हो, आपने भी रिड्यूस किया है। टिप कोई ऐसी बताएंगी आप जो आज तक किसी ट्रेनर ने ना बताई हो? कोई ऐसी टिप? ईट हेल्दी, ठीक है, और एटलीस्ट अपनी लाइफ में 45 मिनट निकालें ताकि अपने ऊपर लगा सकें। ये नहीं है कि आप खाएं पिएं और सो जाएं। अगर आप 45 मिनट आप कोई वर्कआउट कर लें, यूट्यूब से कर लें या वॉक कर लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि आप खा के सो जाएं और फिर बोलें कि मैं मोटी हो रही हूँ। ये अच्छी की आपने। अच्छा जी, ये जो अपने बाबा के छोकरे हैं ये अब छोकरे बन चुके हैं, उनकी लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या मैसेज देंगी आप दोनों? पहले आप दे दीजिए फिर आप। कि लड़कियों में कोई कमी नहीं है। अक्सर पाकिस्तान के अंदर लड़कियों को किया जाता है कि यार ये नहीं कर सकती, यार ये तो नहीं कर सकती। लड़कियां बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तान की लड़कियां बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम नेचुरली स्ट्रॉन्ग हैं। आप क्या कहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कुछ आंटीज़ को और अम्मियों को कि बेटों की बहुत तरबियत हो गई है, अब बेटियों की बहुत तरबियत हो गई है, अब बेटों की बारी है।
तो अपनी बेटियों को पीछे नहीं रखें, ये नहीं कहें कि कुछ नहीं कर सकती। बेटियां बेटों के साथ आगे बढ़ सकती हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा अपने मुल्क को और अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। नक्श और फरसीन हमदानी सिस्टर्स किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ऐसे ही तरक्की करती रहे, मुल्क का नाम रोशन करती रहे, इंटरनेशनल लेवल पे भी अब आपने जाना है। तो इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। गुजरात अदाफ में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।